और अगर आपने अपनी कंपनी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूँ एफपीओ एफपीसी के नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एफपीसी बना ली थी सर। अब एफपीसी तो बना ली, तो एफपीसी बनाने के बाद अपने को बहुत ढेर सारे काम करने रहते हैं। तो क्या क्या काम करने होते हैं ये अपने को जानना है सर। एफपीसी बनाने के बाद मेजरली अपने को सारे काम 3 हिस्सों में डिवाइड करने पड़ेंगे। पहले जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत वाले काम हैं, दूसरे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत वाले काम हैं, और तीसरे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वाले काम। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं सर। कंपनी बनाने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपनी कंपनी कब बनाई। तो मतलब सर, अगर आपने अपनी कंपनी 31 दिसंबर या उससे पहले बनाई है तो कंपनीज एक्ट में थोड़े से चेंजेस होंगे। और अगर आपने अपनी कंपनी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में बनाई है तो आपकी कंपनी में कुछ चेंजेस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में बनी है तो कहानी कुछ और होगी। और अगर आपकी कंपनी 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में बनी है तो कहानी कुछ और होगी। क्या कहानी होगी सर? हम बात कर रहे हैं, जब कोई भी कंपनी हम फॉर्म करते हैं तो हर साल के आखिर में उसका एक ऑडिट कंप्लीट कराना पड़ता है। तो अगर अपनी कंपनी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में बनी है तो जो जस्ट कमिंग वाला 31 मार्च है, जो तुरंत तुरंत आने वाला 31 मार्च है, उस दिन आपके लिए ये ऑप्शनल रहता है कि आप उस साल अपनी क्लोजिंग कराओ या ना कराओ। मतलब आपके पास, मान के चलिए आपने 28 फरवरी को आपकी कंपनी बन के तैयार हो गई, इसका मतलब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 31 दिन हुए। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप चाहो तो 31 दिन की अपनी क्लोजिंग करा लो, पहले ही बैलेंस शीट फाइल कर दो, आईटीआर वगैरह सारी चीज़ें फाइल कर दो। राइट। आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा? अगले साल के पूरे 12 महीने प्लस ये जो आपने 31 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो टोटल 13 महीने की बैलेंस शीट आप फाइल कर दोगे। इस तरीके से या तो आप अपनी बैलेंस शीट अप टू 12 मंथ की फाइल कर सकते हो या फिर अप टू 15 मंथ्स की फाइल कर सकते हो, इन दोनों केसेस में। तो क्या होता है कि अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आपकी कंपनी बन गई तो आपके पास ऑप्शन है, फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। पहले जो 31 मार्च जस्ट अभी आने वाली है वहाँ पे आप अपने खर्चे भी थोड़े बहुत बचा सकते हो। ठीक है। और अगर आपकी कंपनी 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कंप्लीट हुई है तो आपके लिए कंपलसरी है कि जो भी जस्ट आने वाला 31 मार्च है आपने उसमें अपनी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट करवानी करवानी है। वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अब इसमें मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आपकी कंपनी भले ही 1 जनवरी से 31 मार्च के पीरियड में फॉल की हो, आपने अगर अच्छा थोड़ा बहुत काम भी कर लिया हो, 15-20 दिन महीने भर का आपके पास समय हो, तो बेहतर यही है कि आप अपनी एनुअल फाइलिंग करवाओ, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाओ और आईटीआर वगैरह फाइल करवाओ। उससे आपकी कंपनी के पास में कम समय में 2 बैलेंस शीट्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। कंपनी बनने के जस्ट बाद अपने को क्या काम करने होते हैं? तो कंपनी बनने के जस्ट बाद अपने को ये, जो भी हम लोगों ने कंपनी बनाने के टाइम पे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की, ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो हमारे प्रमोटर्स ने कहा कि इतना पैसा हम कंपनी में लगा रहे हैं, तो वो पैसा अपने को दिखाना पड़ता है कि हमने लगा लिया। तो पुराने प्रोविजंस में ऐसा नहीं था, लेकिन नए प्रोविजंस में ये जो पैसा लगा दिया इस बात की इंटीमेशन देनी पड़ती है कि साहब ये पैसा हमने लगा दिया और हम कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। तो इस इंटीमेशन को बोलते हैं इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। कार्य शुरू करने का इंटीमेशन। तो इसको INC 20A करके फॉर्म का नाम है, उसमें दिया जाता है। तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी का बैंक स्टेटमेंट दोगे। इन केस बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपके पास इन्वाइसेस ढेर सारे होंगे, आप उनको लगाओगे और अपना INC 20A फाइल करवाओगे। ठीक है। जब आप अपना कंपनी का INC 20A फाइल करवा लेते हो तो आपकी कंपनी एक्टिव हो जाती है। वैसे तो INC 20A के लिए जो टाइम लिमिट दी हुई है वो 6 मंथ्स की दी हुई है, बट प्रैक्टिकली देखें INC 20A अपने को 30 दिन के अंदर फाइल कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए फाइल कर लेना चाहिए क्योंकि जब भी कंपनी आपकी बनती है उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको कंपनी में ऑडिटर अपॉइंटमेंट करवानी होती है। तो जब आप ऑडिटर अपॉइंटमेंट तभी करवाएंगे जब आप अपनी कंपनी का इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल कर देंगे। तो 30 दिन के अंदर आप अपनी कंपनी का खाता वाता खोलिए, अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पैसे डलवाइए कंपनी के खाते में, और INC 20A फाइल करिए। उसके बाद अपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लीजिए। तो दो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली, सबसे पहली INC 20A की और दूसरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट की। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल
2 लाख रुपए है, तो क्या 2 लाख रुपए उस कंपनी को अपने खाते में हमेशा रखने? नहीं सर, वो पैसे आपके इस्तेमाल के लिए हैं, आप कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदिए, कुछ भी आप थोड़ी ज़मीन खरीदना हो, कहीं सिक्योरिटी मनी, मतलब XYZ किसी भी पर्पज़, किसी भी लीगल पर्पज़ के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि उतना पैसा आपको कंपनी के खाते के अंदर रखना ही रखना है। करेक्ट। अब सर दो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। तीसरी चीज़, आपको अपनी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना होता है। सर लॉ में ऐसा लिखा है कि आपको अपनी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना होता है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके लिए टाइम लिमिट लॉ में नहीं दी हुई है। तो प्रैक्टिकली क्या देखना है अपने को कि ये कब तक अपॉइंट कर लेना चाहिए। तो जो आपकी पहली क्लोजिंग होती पहली क्लोजिंग होगी, उसकी जब आप फाइलिंग करोगे तो उससे पहले आपको अपनी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लेना चाहिए। तो मोरलेस पहली क्लोजिंग से पहले आपको अपनी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर लेना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर पहुंचते हैं सर। आपको आपकी कंपनी के लिए क्या CS अपॉइंट करना कंपलसरी तो नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी? तो लॉ ये कहता है कि सर अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर पिछले 3 साल में कंटिन्यूसली हर साल 5 करोड़ रुपए रहा है, तो आपको आपकी कंपनी में CS अपॉइंट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि सर जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं, उसमें उन्होंने CS अपॉइंट करने की जो कंडीशन है, वो पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है उसके ऊपर लगा रखी है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि पुराने लॉ के अंदर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए, जो कि बहुत छोटी सी बात है, और पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए होना एक बड़ी बात है, तो उसके ऊपर लगा रखी है। तो यहाँ पे लॉ आपस में अपने आप कंट्राडिक्टरी है। आप अपनी चॉइस के ऊपर कर सकते हो, आप अपॉइंट करो या ना करो, क्योंकि आपके पास दोनों ही चॉइस अवेलेबल है कि आप 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल के ऊपर जाके करोगे या फिर आप 5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर करोगे। राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा सर अपने को क्या करना होता है, अपने को 1 साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग करनी कंपलसरी होती हैं। एक बोर्ड मीटिंग के बीच, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक 3 महीने में अपने को एक बोर्ड मीटिंग कंपलसरी करना ज़रूरी है। तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको मिलना ज़रूरी है, उसके मिनट्स तैयार करके एक प्रॉपर मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड करने होते हैं। तो वो कि उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, तो ऐसी 4 मीटिंग करना कंपलसरी होता है सर। राइट। अब हम बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। जो हमने सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और क्लोजिंग की बात की, तो ये जो आप क्लोजिंग करते हो ये आपको अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिखानी पड़ती है। तो जब जहाँ जहाँ पे दिखाते हैं, जिस मीटिंग में, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में दिखाते हैं, उसको जनरल मीटिंग कहते हैं। तो सर जनरल मीटिंग आपको हर साल एक जनरल मीटिंग कंपलसरी करनी होती है 30 सितंबर से पहले। साल खत्म होने के बाद 30 सितंबर से पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्सेप्ट करने के बाद कि ये हमने काम किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देंगे, ऑडिटर साहब भी अपना साइन कर देंगे, और वो प्रेजेंटेशन की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में कि साहब आपकी कंपनी में हमने साल भर में इतना काम किया। तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में सर 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और एक साल में 30 सितंबर से पहले एक एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरली हो जानी चाहिए। सर इसके स्पेशली प्रोड्यूसर कंपनीज के केस में एक और प्रोविज़न है जो थोड़ा सा अपने आप में टिकलिंग प्रोविज़न है, जिसको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। असल में पुराने लॉ में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कंपनी बनने के बाद में होता था, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं सर। तो पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए, यहाँ पे लॉ थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी पोजीशन में है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है पहली एनुअल जनरल मीटिंग आपकी 90 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने आप को सेफर साइड रखते हुए क्या कर सकते हो कि पहली एनुअल मीटिंग आप 90 डेज़ के अंदर करवा दोगे, और जो 90 डेज़ के अंदर भी नहीं, आप 30 डेज़ के अंदर ही करवा लो, क्योंकि उस मीटिंग में आप अपने डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करवा लोगे। राइट। तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा भी बच जाएगा, एक ही मीटिंग में आपके काफ़ी हद तक काम सारे हो जाएंगे। तो ये तो रही सर कंपनीज एक्ट की बात। अब पहुंचते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक। आपको हर साल अपनी कंपनी का एक ITR डलवाना है, आपकी बैलेंस शीट बननी है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर सर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपको आपकी कंपनी का टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट करवाना है। अगर आपकी कंपनी एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर किसी को कैश पेमेंट कर रही है, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आपकी कंपनी सर्टेन अमाउंट से ऊपर TDS के प्रोविजंस को क्रॉस कर रही है, किसी को सैलरी के फॉर्मेट में पैसे दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, XYZ कोई भी चीज़ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने को TDS वगैरह के प्रोविजंस लगते हैं। तो इनकेस TDS अप्लाई होता है आपकी कंपनी पे, तो TDS का रिटर्न भी आपको फाइल करवाना होता है।
अब इन केस बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं, तो वहाँ पे टीसीएस के रिटर्न्स भी फाइल होते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। सर, अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है जो कि 100% वो प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, तो आपको आपकी कंपनी के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेशन नहीं होती। लेकिन अगर आपकी कंपनी सिंगल एक ऐसे पूरे साल भर में 1 रुपए का ऐसा ट्रांजेक्शन भी कर देती है जो नॉन टैक्सेबल, नॉन एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है, नॉन टैक्सेबल लिस्ट में है, तो इन दैट केस सर क्या होगा, आपकी कंपनी को क्या करना होगा, जो टोटल टर्नओवर हो गया उसको 40 लाख रुपए से अपने को इन केस ऑफ गुड्स, और इन केस ऑफ सर्विसेज ये 20 लाख रुपीज ही रह जाता है। तो 40 लाख रुपए के साथ में कंपेयर करके देखना होगा कि क्या जीएसटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो सीधे शब्दों में कि अगर आपकी कंपनी केवल एग्जेम्प्टेड नॉन टैक्सेबल आइटम्स की जो है कि ट्रेडिंग कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग कर रही है, सेलिंग कर रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीएसटी लेने में, नहीं लेना ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो उस केस में आपको जीएसटी लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप सर, पेट्रोल के ऊपर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप, एक कुछ ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो केवल पेट्रोल बेचते हैं तो उनको जीएसटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी हैं जहाँ पे वो जो है कि इंजन ऑयल भी बेचते हैं और भी ढेर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन दैट केस वहाँ पे जो रेवेन्यू होता है उनका टोटल रेवेन्यू में पेट्रोल का भी पार्ट होता है और टैक्सेबल आइटम्स का भी पार्ट होता है। तो उस टोटल रेवेन्यू को 40 लाख रुपए के साथ कंपेयर करके देखा जाएगा कि क्या आपकी कंपनी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये चीज़ समझ ली। सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है कि आपको पहले 40 लाख रुपए तक की छूट है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपका 1 रुपये भी टैक्सेबल है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स कलेक्ट करना है पब्लिक से और जमा करना है, राइट। अब बात करते हैं क्या जीएसटी में भी कोई ऑडिट होता है। सर, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा जीएसटी के अंदर आपको अपनी इन्वॉइसिंग कैसे करनी होती है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि जीएसटी की प्रैक्टिकली इन्वॉइसिंग कैसे करते हैं तो हम उसके लिए आपकी एक वीडियो बना देंगे, आप मेरे से बताइएगा। तो ये ओवरऑल आपकी कंपनी को लेके एक बेसिक नॉलेज है जो आपको अपने साथ में रखनी चाहिए जब आप कंपनी रन करते हो। आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, आप कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।